If you have qualified CSI NET examination but getting rejected in PhD interviews, so here I'm going to discuss the top 10 reasons why you get rejected in interview. So here I will be talking about the reasons and the solution for it so that you can upskill all your things and you can overcome those things and appear for the upcoming interview. So let's start our topic, that is why are CSI NET qualifiers getting rejected in PhD interview. So talking about the very first reason that everyone knows, that is competition between achievers. तो जब भी हम किसी पीएचडी इंटरव्यू के बीच में जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हमारे सामने रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी पीएचडी इंटरव्यू के लिए अपीयर किया, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपको दिखेगा कि 200 से 300 कैंडिडेट्स दे गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस इंटरव्यू, बट उसमें से आउट ऑफ दिस 15 to 20 यू कैन सी दिस स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड। बस किसी का रेंज ज़्यादा होता है, इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, तो ये वैरी करता है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन अचीवर्स। अचीवर्स मतलब जिन्होंने CSI नेट को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि जब आप भी कंपटीशन कर रहे हैं, सामने वाला भी कंपटीशन कर रहा है, तो जो जीतेगा एक्चुअली में उसी को वो सीट मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से अपने आप को अपस्किल करना है ताकि आप किसी भी चीज़ में रह नहीं जाना चाहिए। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन अचीवर्स। सेकेंड पॉइंट दैट इट कम्स इज साइंटिफिक एप्टीट्यूड स्किल। हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, जैसे हम कभी भी जाते हैं CSI नेट एग्जाम के लिए, हमने 13 मॉड्यूल्स पढ़ के जाते हैं, राइट। मान लीजिए वहाँ पे जो भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए वो बहुत डिटेल्ड हो, या कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, कुछ सब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, कोई सब्जेक्ट कोई भी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड हो सकता है आपको एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके दे दे, आपको एनालाइज करना हो, आपसे कुछ पैडिग्री को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड में बोलते। तो ऐसी सारी चीज़ें हम जो पढ़ के जाते हैं वो हम CSIR के लेवल का पढ़ के जाते हैं, जो कि हमें पता है क्या आना रहता है। लेकिन हम एक इंटरव्यू का नहीं बोल सकते कि किस डीप में जाके, किस लेवल में जाके वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे इंटरव्यूअर है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के लिए अच्छे से अपस्किल होना चाहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर आपसे कोई प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर दिए, तो आपको प्रोटीन प्यूरिफिकेशन बनना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप उनके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो इसी को कहते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड स्किल। तो यहाँ पे अगर आपके साइंटिफिक एप्टीट्यूड स्किल अच्छे हैं, आपका स्किल सेट अच्छा है कि आप उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो, उन्हें जो भी रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे अगर आप उसे दे पा रहे हो, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से आंसर नहीं दिया, या आप कहीं पे पॉज ले लिया, या आपने बहुत टाइम लिया उसको बताने में, या आपने थोड़ा सा इनकरेक्ट बता दिया, भले ही आपने 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मान लीजिए आपने पूरे 5 आंसर्स दिए पर एक आंसर उसमें से इनकरेक्ट था, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिशन बिटवीन अचीवर्स। यहाँ पे देखा जाएगा किसने सही समय में जो पूछा गया था वही बताया और जल्दी से बता दिया। सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज साइंटिफिक एप्टीट्यूड स्किल। मतलब जैसे ही आपका CSI नेट क्लियर हो, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स में वर्क करना है। आपने जो भी यूनिट पढ़ी थी, बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, मॉल बायो, डेवलपमेंटल का कुछ कॉन्सेप्ट्स, प्लांट फिजियो एज सच नहीं पूछा जाता, बट स्टिल यू कैन ब्रश अप द ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एज वेल एज मैथड्स इन बायोलॉजी। अगर आप मुझसे बोलेंगे ना मैम इसमें से सबसे ज़्यादा क्या आता है, तो मैथड्स इन बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत फेवरेट पार्ट होता है, और पूछा जाता है कि आपके 3 फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं। तो एटलीस्ट आप जो अपने फेवरेट सब्जेक्ट बना रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपको इन सारी चीज़ों में से सब कुछ आता है, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे वो बनना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स बोला और आपको वहाँ के क्वेश्चन नहीं बन रहे, सो दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन फॉर यू। तो आपको अपनी सारे स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना है, दैट इज साइंटिफिक एप्टीट्यूड स्किल। कम्युनिकेशन गैप विद इंटरव्यूअर्स। हो सकता है उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो, आप उन सारी चीज़ में बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा यू कैन से आंसर किया, बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने आइडियाज़ या थॉट्स को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, आप शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपका कम्युनिकेशन गैप है, आप नहीं कर पा रहे थे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट, आपने शेयर नहीं किया अपने आइडियाज़ को, तो वहाँ पे एक पॉइंट लैक कर जाता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्हें बहुत अच्छे से आता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बट दे लैक प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट। तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आना चाहिए, जो कि इस कम्युनिकेशन गैप को, जो कि एक इंटरव्यू के बीच में होता है, उसको कम करेगा। सो ऑलवेज यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर एन इंटरव्यू, जिससे आपका कम्युनिकेशन गैप दूर हो, तो
आपको ये कैसे करना है, आपको मिरर में खड़े हो जाइए सामने और आपको अपने आप से एक क्वेश्चन फ्रेम करिए और उसके बारे में आंसर देना चालू करिए। आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं वो मैटर करता है, और इससे क्या होगा, ये कम्युनिकेशन गैप नैरो होगा, कम होगा, जिसके कारण से आप बहुत सारी चीज़ों को या अपनी चीज़ों को एक इंटरव्यूअर तक पहुंचा पाएंगे। Fourth point you can see here, that is different research interest and lab requirement. हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कैंसर में है और जो साइंटिस्ट आपको सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी कमेटी आपके सामने बैठी है, पैनल बैठा है साइंटिस्ट का, वो कुछ ट्यूबरक्लोसिस में रिसर्च कर रहे हैं, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में कर रहे हैं, कोई एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड है, कोई डेव बायो में, कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म में। तो आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो रियली मैटर्स अ लॉट। क्यों? क्योंकि आप जिस रिसर्च इंटरेस्ट के लिए जाते हैं वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे हैं, आपसे बन रहे हैं, तो वो तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज़ योर रिसर्च इंटरेस्ट, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपने क्या काम किया है। क्यों पूछा जाता है? सबसे पहले मैच किया जाता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट, जो हमारे लैब का रिसर्च इंटरेस्ट है, क्या ये कैंडिडेट के रिसर्च इंटरेस्ट से मैच कर रहा है कि नहीं, वेदर इट इज़ कोइंसाइडिंग विद द कैंडिडेट्स रिसर्च इंटरेस्ट, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन अगर आपने ये बता दिया, उन्हें ये शो कर दिया कि आपका ये रिसर्च इंटरेस्ट है, तो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है इसका, आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपसे कोई पूछा जाए तो आपको बोलना चाहिए आई एम ओपन टू ऑल रिसर्च फील्ड या ऑल रिसर्च एरिया, मेरे लिए सब कुछ बराबर है, जो भी मुझे मिलेगा मैं वो टेकअप कर लूँगा या टेकअप कर लूँगी और मैं उसमें बहुत अच्छे से पीएचडी करूँगी। जस्ट आई वांटेड टू लर्न समथिंग, आई वांटेड टू स्टैब्लिश नोबल फाइंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, सो आई विल टेक अप एनी टॉपिक इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो आपको ऐसे होकर आंसर देना है ताकि उनको ये लगे कि एक कमिटमेंट इसका है, कि एक रिसर्च करना है, इसका कमिटमेंट है, लेकिन इसका कोई यू कैन से एक रिसर्च इंटरेस्ट के लिए ये नैरो डाउन नहीं है, ये ओपन माइंडेड कैंडिडेट है जो कि किसी भी फील्ड को एक्सेप्ट करता है। तो जब भी आपसे लैब इंटरेस्ट रिसर्च पूछा जाए कि आपका क्या पर्टिकुलर रिसर्च है, तो आपको ज़्यादातर ऐसे बोलना चाहिए कि मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ और आपको मुझे जो भी रिसर्च देना आप देंगे मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करूँगा। फिफ्थ पॉइंट यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज जनरल लैब प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। मान लीजिए अब आपसे कोई बेसिक टेक्निक्स के बारे में पूछा, लेट्स से अबाउट पीसीआर। अगर आपसे पूछ रहे हैं पीसीआर के कितने स्टेप्स होते हैं, क्या कंडीशन होता है, इतने साइकिल्स के बाद कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ बनेगी एक डीएनए की, आपको सारी चीज़ें उस पीसीआर से रिलेटेड बनना चाहिए। किस तरीके से हम पीसीआर को करते हैं, एक मास्टर मिक्स में क्या होता है, क्या क्या रिएजेंट्स डालते हैं, कैसे वो मिक्स बनता है, कौन सा बफर यूज़ होता है। सो इतना जो बोलते हैं ना, एक नॉर्मल टेक्निक जो कि जनरल लैब प्रिंसिपल्स और एक टेक्निक्स के बारे में आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया पीसीआर का, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके बारे में आपको हर इंफॉर्मेशन होना चाहिए रिलेटेड टू दैट लैब प्रिंसिपल एंड टेक्निक। सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि एक लैब एटिकेट्स क्या होना चाहिए, एक लैब में अगर हम BSL-2 में बैठे हैं, नॉर्मल लेबोरेटरी में बैठे हैं, वहाँ पे हमारे एटिकेट्स क्या होने चाहिए। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है आपको बनने चाहिए। अगर आपको जानना है कि क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल बायोटेक्निका के यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू टिप्स में मैंने क्वेश्चन किया है एक वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको सारी गाइडलाइन दी है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इंट्रोडक्शन से लेकर के एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन तक। अगर आपने मिस किया तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। 6th पॉइंट यू कैन सी, दैट इज़ अबाउट प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमसे कुछ पूछा जाता है, मान लीजिए हमसे कुछ एक टॉपिक के बारे में पूछा गया, तो हम क्या बताने लगते हैं, हम उसकी हिस्ट्री, ये टॉपिक चालू कहाँ से हुआ, उस टॉपिक के बारे में बताएंगे, फिर उस पॉइंट में आएंगे। नहीं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको वही बताना है। क्यों? क्योंकि आप एक कैंडिडेट नहीं हो जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स वेट कर रहे होते हैं, लाइन में होते हैं, वेटिंग में होते हैं, जिनको उन्हें टेक इन करना पड़ता है और उन्हें ये क्वेश्चन पूछना पड़ता है, और इतने इंटरव्यू क्वेश्चन करते करते वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आप उन्हें इतने कम टाइम में कैसे इंप्रेस कर सकते हो? बोलते हैं ना 5 मिनट्स में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने आप को इम्प्रेस करना। हाउ यू विल इम्प्रेस योर सेल्फ,
जो आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना आंसर देना है। अगर आपसे बोला जाए कि अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बताओ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आपको समझ जाना चाहिए आपको अपने क्वालिफिकेशन बताने हैं, एकेडमिक, आपने नेशनल लेवल एग्जाम, रिसर्च एक्सपीरियंस और अपने बारे में थोड़ा सा आपको बोलना है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना, मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरी हॉबी है, कोई ये सब सुनना नहीं चल रहा, राइट? बिकॉज यू आर गिविंग योर इंटरव्यू फॉर द पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके हॉबी एंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर इंटरव्यूअर इच्छुक है सुनने के लिए, अगर वो डिज़ायर रखता है आपको सारी चीज़ें सुनने के लिए, तो आप बोल सकते हो। अगर उनने सामने से बोला कंटिन्यू, तो आप बोल सकते हो, तब वहाँ आप चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपसे पूछा गया है कोई क्वेश्चन, तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि यू शुड बी प्रोसाइज एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज निगेटिव एटीट्यूड रिलेटेड टू प्रीवियस जॉब। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आपने पहली जॉब कहाँ की। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के पास रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, राइट? लेकिन उस समय आपको क्या बोलना है, ठीक है? निगेटिव एटीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आप बहुत अच्छे थे जॉब में, या आपने अपने किसी भी कारणवश आपने उस कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से जॉब छोड़ा, या तो ये भी हो सकता है आप निगेटिव थे। लेकिन यहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा ना, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना है कि मेरा मन नहीं लगता था, मैंने इसलिए छोड़ दिया। क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अब आपका मन कैसे लगेगा, ठीक है? तो जो आप पॉइंट बोलते हैं ना, आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, क्योंकि वहीं से क्रॉस क्वेश्चन उठा के चालू होता है। दूसरी बात, आपसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए ये बोल दिया कि मैं पहले वाले रिसर्च लैब में, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे ये नहीं था, अब मैं इसमें पीएचडी में करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस फील्ड में एंटर करना चाहता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें नहीं बोलना। हम किसी की मिस्टेक वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, राइट? हमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सके हमें उतना पॉजिटिव होना है ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपसे पूछा जाए, आपको उसका पॉजिटिव रिप्लाई देना है, भले ही बैकग्राउंड में चीज़ें कितनी ही नेगेटिव हो। आपको अपनी हताशपन शो नहीं करना है, आप कितने परेशान हो, यू डोंट हैव टू शो दैट। अपनी सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे शो नहीं करना। अपना नेगेटिव एटीट्यूड मत शो करिए। जो भी चीज़ें हों उसे बहुत काम तरीके से प्रेजेंट करिए और हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई देना है। 8 पॉइंट यू कैन सी बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। कभी होता है ना, बहुत सारे इंटरव्यू देते रहते हैं बच्चे, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। कभी हम इंटरव्यू देते हैं ना तो नर्वस हो जाते हैं, ठीक है? बट एक चीज़ अच्छी होती है कि हम कॉन्फिडेंस में अगर बोल रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। भले ही आप गलत जवाब दे रहे हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। और एक ये बहुत अच्छा रीज़न है जो कि इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए आपको चांस दिलाएगा। भले ही आपने गलत बोला, बट सामने इंटरव्यूअर आपको देखता है कि कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। कई लोगों की आदत होती है कि जैसे वो इंटरव्यू चल रहा है और उन लोग कुछ पैन के साथ, कुछ ऐसे कैप के साथ कर रहे हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, जिससे उनको समझ में आता है कि उनका जो नर्वसनेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कभी भी इंटरव्यूअर को अपना नर्वसनेस शो नहीं करना। उन्हें भी पता होता है कि हम मास्टर पास आउट हैं, हम एक CSIR क्वालिफाइड हैं, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि दे आर साइंटिस्ट, राइट? वो एक पैनल होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछना होता है। अगर आपसे कुछ नहीं बने तो आप बोल सकते हो कि सॉरी, मुझे ये आंसर नहीं बनता, मैं पढ़ के ज़रूर आगे आपको इस चीज़ का आंसर दूंगा, जो कि कभी वो मिलने वाले नहीं है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बिल्कुल, एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप इनको जाके बता सकते हो। लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एकदम कम्युनिकेशन स्किल, भले ही आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, आपने सारे आंसर दिए, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं थे तो वो भी एक यू कैन से एक नेगेटिव पॉइंट लेकर आएगा, एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाएगा। सो मेक श्योर कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है एंड आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू बी नर्वस। आपको ज़्यादा नर्वसनेस शो नहीं करना है और आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। नेक्स्ट इज अनप्रोफेशनल अटायर। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका अटायर, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है। मान लीजिए अगर आप एक लड़के हैं तो आपको कैसे वेल आयरन क्लोथ्स, एक पॉलिश शूज़, आपको एकदम डिसेंट तरीके से जाना है। अगर आप एक लड़की हैं और आप इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रही हैं तो आपको एकदम डिसेंट पहनना है, जो प्रोफेशनल अटायर होता है उसमें जाना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत यू कैन से बहुत एकदम पार्टी वाला सूट पहन के चले गए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि यू कैन से एक
देखा जाता है कि आप किस इंटरव्यू के लिए आए हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आप एक पीएचडी के इंटरव्यू में बैठे हैं, राइट। तो अगर आप पीएचडी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप होना है, एक प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द 9th पॉइंट। सो 10th पॉइंट वी कैन सी हियर, दैट इज पंक्चुअलिटी मैटर्स। मान लीजिए आप ऑनलाइन इंटरव्यू में हैं और लेकिन आपका नंबर था 14, आपको नहीं पता ना कि कब से स्टार्ट होगा। मान लीजिए उन्होंने स्लॉट नहीं दिया, 9:30 to 5:30 PM लिखा है, सुबह 9:30 से शाम के 5:30 तक, लेकिन आपको नहीं पता ना आपका नंबर कब आएगा। लेकिन आपको इतना पता है कि यू आर एट 14th पोजिशन, आपको अंदर लिया जाएगा। तो जब भी आपको अंदर ले उसके पहले ही आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। पता चला आपने सोचा कि अरे वो फ्रेंड से मैं पूछ लूँगा या पूछ लूँगी, ये टाइम में मैं बाद में चली जाऊँगी, अभी शाम तक तो चल रहा है, मैं बाद में अपीयर हो जाऊँगी। नो, इससे क्या होता है, आपका पंक्चुअलिटी का पता चलता है, आप कितने पंक्चुअल हैं, आपने कितना यू कैन से एक कितने डेडिकेटेड है इस चीज़ के, उसके बारे में पता चलता है। तो हमेशा जब भी जाएँ टाइम से जाएँ, चाहे वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो। अगर आप ऑफलाइन से जा रहे हैं तो आपको पहले ही जाके बैठना है, सारे लोगों को ग्रीट करना है, विश करना है और उनको दिखाना है कि आप आ चुके हो। अगर आप पंक्चुअल हो, ऑन टाइम हो, तो सबसे पहला चीज़ उनको समझ में आता है कि ये इस चीज़ के लिए पंक्चुअल है, मतलब ये आने वाले करियर में भी अपने पंक्चुअल रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे और काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिली होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों में लैग कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अगर आपने CSIR नेट क्वालिफाई कर लिया लेकिन आप फिर भी PhD इंटरव्यू में यू कैन से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जो कि आपको अपस्किल करने की ज़रूरत है, देखना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली यू विल क्रैक दैट इंटरव्यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल वो डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलना होगा बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।